हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ की बुक से चैप्टर डिडक्शन आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम की डिडक्शंस आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस जो डिडक्शंस हैं 80C से लेके 80U तक जो आपको आपके सिलेबस में है, इसमें गाइस जो ये आपकी डिडक्शंस हैं इसका थ्योरी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है और प्रैक्टिकल का भी आ जाता है। मतलब अगर आप ये कर लोगे तो इस चैप्टर में से 15 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि अगर थ्योरी में आएगा तो यही सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ लिख के आनी है, अगर प्रैक्टिकल में आएगा तो यही सारी चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसके जो नोट्स हैं उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम @simplified study official पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो डिडक्शन है वो हमेशा हम जो है ऑलवेज कंटेन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, हमारे पास अगर ग्रोस टोटल इनकम होगी तभी हमें डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम हम किस तरीके से निकालते हैं, 5 हेड्स होते हैं उसका सम करते हैं, मतलब उनका टोटल करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम या फिर GTI। अगर हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम नहीं होगी तो कोई भी डिडक्शन हमें रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो गाइस ये जो डिडक्शंस हैं ये हम जो पढ़ने वाले हैं 80C से लेके 80U तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C पढ़ेंगे। तो गाइस जो ये डिडक्शन 80C है ये किस किस के लिए अवेलेबल है, चाहे वो पर्सन इंडिविजुअल है या फिर फ्रॉम HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से है, उसके लिए भी 80C की जो डिडक्शन है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम लिमिट है 80C के अंदर आपको डिडक्शन में मिलेगी वो है 1,50,000, यानी कि 1,50,000 आपको मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की। और ये जो डिडक्शन 80C है ये रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अवेलेबल है दोनों के लिए। और जो अमाउंट है जिस पे हम ये रिडक्शन कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअली पे किया जाना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और ड्यू बेसिस पे हम इसमें कुछ भी मतलब डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 80C के अंदर कुछ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं जिसमें हम डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर आपने प्रीमियम पे किया है, किसी भी इंडिविजुअल ने पे किया है अपने लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए। अगर HUF की बात करें, अपने कोई भी मेम्बर ऑफ फैमिली के लिए उसने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है पेड किया है, एंड साथ ही साथ वो पर्सन रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उसके लिए डिडक्शन 80C एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF जो कंट्रीब्यूशन है वो एलिजिबल होगा टैक्स डिडक्शन 80C के लिए। तो PPF अकाउंट जो है आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच से ओपन करवा सकते हो। इसमें की पॉइंट्स आपके क्या आ जाते हैं, जो मिनिमम डिपॉजिट है PPF अकाउंट में आपका 500 पर मंथ होना चाहिए। मैक्सिमम डिपॉजिट आपका 1.5 लाख तक, 1,50,000 तक जाएगा, और लॉकिंग पीरियड जो है वो 15 साल तक आपका रहेगा। नेक्स्ट है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS इसे कहते हैं। ये क्वालिफाई करता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के लिए। कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, डिडक्शन लिमिट 1,50,000 है, और जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 ईयर्स का, 3 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट है 5 ईयर बैंक डिपॉजिट डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। जिसमें की पॉइंट्स आपके क्या हैं, जो लॉकिंग पीरियड है, टैक्स सेवर FD जो है आपकी वो 5 साल का होना चाहिए। प्री मेच्योर जो विड्रॉवल है वो अंडर दिस इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, और जो भी आप इंटरेस्ट टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट पे अर्न करोगे वो आपका टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट। इसमें डिडक्शंस कब आपको अवेलेबल होंगी, जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल करेंगी। पहली है पोजेशन जो है वो हाउस का आपके पास होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन हाउस की जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, एंड जो एक्चुअल प्रीमियम है वो आपने पे किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये होम लोन में 2 कंडीशंस आती हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिलेगी 80C की, और इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B की। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इसको मतलब इस जो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए जो डिडक्शन है आपकी तभी अलाउेबल होगी जब 3 कंडीशन जो पिछली वाली हमने पढ़ी सेम वो फुलफिल होगी, तभी ये आपको प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे NSC कहते हैं। टैक्स पेयर को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपनी मनी को डिपॉजिट करा सके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे हम NSC कहते हैं। इस सेविंग के अंदर जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C की वो 1.5 लाख तक मिलती है। हमने शुरू में पढ़ा ना कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक हमें मिलनी है। ठीक है, इंटरेस्ट जो अर्न है आप करोगे, जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करोगे NSC से वो आपका टैक्स के लिए लाइबल होगा। पर अगर यही इंटरेस्ट को आप दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उस केस में आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के लिए इंटरेस्ट भी आपका क्या होगा, अलाउेबल होगा, अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये एक सेविंग स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। कोई भी पेरेंट या फिर लीगल गार्डियन जो उसके गर्ल चाइल्ड है एंड जिसकी एज अभी तक 10 साल की नहीं हुई है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। एंड जो ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये 2 गर्ल चाइल्ड्स के लिए ओपन किया जा सकता है, और तीसरी गर्ल चाइल्ड के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है अगर ट्विन्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका लॉकिंग पीरियड 5 साल का होना चाहिए,
और साथ ही साथ इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं आपके ए एंड बी। सबसे पहले ए को पढ़ते हैं। टू पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सीनियर सेविंग स्कीम के लिए इंडिविजुअल की जो एज है वो एटलीस्ट 60 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। और दूसरे केस में अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर है तो उस केस में जो एज है इंडिविजुअल की 55 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिडक्शन टूवर्ड्स ट्यूशन फीस। पेरेंट्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। अदर कंपोनेंट्स जो जैसे कि डेवलपमेंट फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फीस इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है ये तो हमने अभी तक पढ़ी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के जो अंदर सारे पॉइंट्स आते थे, जो इन्वेस्टमेंट्स, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन डी से आपको याद रखना है डेथ, ठीक है। अंडर सेक्शन 80D, डी मीन्स डेथ। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का देखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का देखेंगे। तो सबसे पहले जो डिडक्शन है वो आपको रिसीव होगी, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। जो इंश्योरेंस है वो आपने पे की होनी चाहिए, मतलब पेड आप किस पे करोगे, हेल्थ पे करोगे, अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। कोई भी कंट्रीब्यूशन आप मेड कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर या फिर अदर कोई भी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम के अंदर नोटिफाई की हुई है। डिडक्शन जो है वो इंडिविजुअल एंड HUF को ही प्रोवाइड की जाएंगी। एंड स्टेटस यहाँ पे रेजिडेंट हो पर्सन, नॉन रेजिडेंट हो, उसको 80D की डिडक्शन अलाउलेबल होती है। नेक्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें मिलती है, साथ ही साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। इसमें आपके 3 पॉइंट्स आते हैं। पेमेंट्स अदर देन कैश, पेमेंट थ्रू कैश अलाउड फॉर डिडक्शन 80D नीड, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे पेमेंट अदर देन कैश। अगर पेमेंट आप अदर देन कैश करते हो तो इंश्योरेंस एक्ट IRDA 2000 एक्ट के अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड लिमिट है वो 25,000 होगी। दूसरे केस में अगर आप पेमेंट कैश के थ्रू करते हो, ये किसके लिए अप्लाई होगी, पेरेंट्स, सेल्फ एंड स्पाउस के लिए। इसमें आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 5,000 की मिलेगी। नेक्स्ट है डिडक्शन अगर 80D की नीड है, 2 कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पे। और डिडक्शन आपको तभी मिलेगी, डिडक्शन आपको कौन सी मिलेगी, एक्सपेंडिचर इंश्योर्ड और लिमिटेड जो मैक्सिमम अमाउंट है, दोनों में से जो लेस होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड है वो 50,000 है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स आते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, इंडिविजुअल के केस में 80D में जो डिडक्शन है वो आपको 3 केसेस में मिलेंगी। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव कोई हेल्थ चेकअप किया या पेरेंट्स के लिए किया। HUF में जो 80D की डिडक्शन है वो 2 केसेस में अलाउड होगी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए। मतलब जो HUF में आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डिडक्शन अंडर सेक्शन DD एंड अंडर सेक्शन 80U। ये हम पढ़ने वाले हैं। ये जो डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80DD एंड 80U, ये आपकी डिडक्शंस किससे रिलेट करती हैं, डिसेबिलिटी से रिलेट करती हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला है डिडक्शन रिलेटेड टू डिसेबिलिटी कैन चेक थ्रू मेडिकल सर्टिफिकेट। एक पर्सन का मेडिकल सर्टिफिकेट है, मान लो जो उस पर्सन की पहले केस में जो डिसेबिलिटी है वो 40% से लेस है, उस केस में उस पर्सन को कोई भी डिडक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। दूसरी केस में अगर उस पर्सन की जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा है एंड 80% से कम है, तो इस केस में 75,000 उसे डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है अगर जो डिसेबिलिटी है वो इक्वल टू 80 है या उससे अबव है, उस केस में जो डिडक्शन है 1,25,000 दी जाएगी। 40% से लेस है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 40 से लेके 80% तक है तो डिडक्शन 75,000 मिलेगी एंड जो डिडक्शन है 80 या उससे ज़्यादा है उस केस में 1,25,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन DD। इसमें आपका रेजिडेंट पर्सन के लिए अप्लाइएबल है, साथ ही साथ डिडक्शन इंडिविजुअल एंड HUF को मिलनी चाहिए। और कोई भी अमाउंट इनकर की गई है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए या रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट के लिए, ये इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। एंड 80U के अंदर स्टेटस रेजिडेंट पर्सन का होना चाहिए, डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। एंड जो अंडर सेक्शन 80C के अंदर है डिसेबल जो SSC है उसके लिए मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है अमाउंट कितनी भी क्यों ना हो, मान लो अमाउंट है आपकी 2 लाख, पर आपको जो डिडक्शन है वो फिक्स ही मिलेगी या 75,000 मिलेगी अगर 40% से 80% तक डिसेबिलिटी है, और अगर 80% से ज़्यादा तो 1,25,000 ही आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर आपकी 80D का जो आपकी डिडक्शन है उसमें आपके 2 डिडक्शंस आती हैं। पहला आता है अंडर सेक्शन 80DD एंड नेक्स्ट आती है अंडर सेक्शन 80DDB। जो 80DD है वो आपका डेफ एंड डम डिसेबल पर्सन के लिए है एंड DDB आपको याद रखना है, ट्रिक मतलब याद रखना है, दमदार बीमारियां। दमदार बीमारियां का मतलब DDB में आपकी स्पेशल डिसीजेज आ जाएंगी, जैसे कि कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 80DDB, जिसको आप याद रखना है अपने, दमदार बीमारियाँ यानी कि स्पेशल डिसीजेज, ठीक है। इसमें आपका हमारा कैंसर, एड्स हो गया,
न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्टेटस रेजिडेंट है, डिडक्शन इंडिविजुअल एंड एचईएफ को मिलेगी, ठीक है। एंड एज जो है डिडक्शन के लिए नॉर्मल एज या फिर सीनियर या सुपर सिटीजन होनी चाहिए। नॉर्मल एज के लिए जो डिडक्शन है वो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड होना चाहिए या 40,000 से जो भी लेस होगा वो इसमें आ जाएगा। और सीनियर और सुपर सिटीजन के लिए एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड किया है डिडक्शन अमाउंट या 1 लाख दोनों में से जो लेस होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करनी है, पर्सन की एज देखनी है, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नॉन रेजिडेंट है तो नॉर्मल रूल अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल है मिस्टर एक्स 82 ईयर्स की एज है एंड उसके फादर को कैंसर हुआ है। कैंसर के लिए उन्होंने क्या किया है, इंश्योरेंस ली है, हेल्थ इंश्योरेंस, 82 एज है, ठीक है। 1,50,000 की मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या मिलेगी। मान लो एक्चुअल जो अमाउंट स्पेंड किया है 1,50,000 ट्रीटमेंट के लिए किया है, पर मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है, 1 लाख है, क्योंकि इनकी एज कितनी है, 82 ईयर्स है, ठीक है। 1 लाख ही इनकी एज है और इंश्योरेंस कंपनी से इन्हें 35,000 मिल गया, तो 1 लाख में से 35,000 करेंगे तो 65,000, और 65,000 आपकी क्या होगी, रिडक्शन होगी जो आपको इस केस में मिलेगी। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। ई से आपको याद रखनी है, एजुकेशन के लिए है, स्टेटस रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल है उसने जो डिडक्शन उसे इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर स्टडी या वोकेशनल स्टडी या हायर स्टडी के लिए मिलेगी। कंडीशन कौन कौन सी हैं, 3 कंडीशन है। जो लोन है वो हायर स्टडी के लिए लेना चाहिए एंड रिलेटिव फॉर्म के लिए स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो लोन है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लेना चाहिए। एंड जो डिडक्शन तभी आपको मिलेगी, इंटरेस्ट अमाउंट पे मिलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको नहीं मिलेगी। और जो डिडक्शन है वो 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अप्लाई होगी। नॉर्मली जो रीपेमेंट स्टार्ट है, मतलब रीपेमेंट तभी स्टार्ट होगी जब जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल है इसका, आपने लोन लिया है 2022 को, एजुकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हुई है जैन 2024 को, ठीक है। एंड जो इंटरेस्ट ऑन लोन है डिडक्शन आपको 2032 तक मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आपके लिए अवेलेबल रहने वाली है, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स क्या है, कोई भी आपका जो मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन के लिए इंटरेस्ट के लिए नहीं है। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। इसमें डिडक्शन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे मिलेगी। लोन जो है वो आपने किस लिए लिया होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, रेजिडेंट होना चाहिए पर्सन या नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होगी। इंटरेस्ट अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिलेगी एंड प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं मिलेगी। एंड डिडक्शन अमाउंट जो है वो 50,000 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, बट आपकी 4 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। लोन जो है वो आपने रेजिडेंट हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लिया होना चाहिए। जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए 1/4/16 से लेके 31 मार्च 17 तक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ जो अमाउंट है लोन का वो 35 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रेजिडेंट प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो 50 लाख से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड जो गाइस इंटरेस्ट ऑन लोन है जो अपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE के लिए है, इसमें आपकी जो मैक्सिमम डिडक्शन की अमाउंट है वो 2 लाख होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA। ये जो डिडक्शन है ये किस लिए प्रोवाइड की जाती है, आपने किसी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल को अक्वायर किया है, ठीक है, जैसे कि टेस्ला की आपने देखा होगा। अभी तो गाइस काफ़ी सारी कंपनीज आ गई हैं जो EV व्हीकल्स अभी लॉन्च कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो उसके लिए सारा ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसमें 4 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए, और जो लोन सैंक्शन है वो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2023 तक होना चाहिए। एंड जो लोन है वो इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल के लिए होना चाहिए, ठीक है। पीरियड ऑफ बेनिफिट क्या है, 1 अप्रैल 2019 से सब्सिक्वेंट असेसमेंट तक रीपेमेंट होनी चाहिए या कंटिन्यू होने चाहिए। और मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 1 लाख तक ही आपकी क्या होगी, अलाउ होगी। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। ये डोनेशन के लिए होती है डिडक्शन। अगर डोनेशन का मोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डोनेशन कैश में की है तो 2,000 तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर अदर देन कैश की है तो क्या होना चाहिए, 2,000 से ज़्यादा आपको मिल सकेगी। डिडक्शन अमाउंट के लिए आपके 4 चीज़ों पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब डोनेशन पे आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी 4 पॉइंट्स पे डिपेंड है। डोनेशन 100% डिडक्शन मिलेगी, डोनेशन पे 50% आपको डिडक्शन मिलेगी, या फिर डोनेशन जो है वो 100% डोनेशन अमाउंट, डिडक्शन जो है वो आपकी डोनेशन की 100% अमाउंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये 4 पॉइंट्स। फर्स्ट है आपका डोनेशन क्वालिफाई फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट या फिर किसी भी अप्रूवल लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए आपने डोनेशन की है, या किसी ओलंपिक एसोसिएशन कोई भी स्पोर्ट्स गेम के लिए आपने, या किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को आपने क्या की है, डोनेशन प्रोवाइड की है, तो इसके लिए अगर क्वेश्चन में आपको आएगा ना फैमिली प्लानिंग लिख के, ओलंपिक स्पोर्ट डोनेशन लिख के, तो 100% आपको डिडक्शन क्वालिफाई करनी है,
ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद आपको है डोनेशन क्वालिफाई 100% डिडक्शन के लिए कौन कौन से इसमें केसेस आ जाते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन फंड इस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में हुआ है, चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने डोनेशन दी है, किसी लोकल अथॉरिटी को दी है, ठीक है, और साथ ही साथ डोनेशन आपने दी है फॉर द नीड ऑफ हाउस अकोमोडेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ किसी सिटी की इम्प्रूवमेंट, टाउन की इम्प्रूवमेंट, विलेज की इम्प्रूवमेंट के लिए आपने डोनेशन प्रोवाइड की है। साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोवाइड करने के लिए आपने उसके रिगार्डिंग उनके इंटरेस्ट में आपने डोनेशन प्रोवाइड की है, या फिर किसी भी टेंपल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, हिस्टोरिकल प्लेस के लिए आपने रिनोवेशन एंड रिपेयर के लिए डोनेशन प्रोवाइड की है। तो इसके लिए ये आपकी जो डोनेशन है वो क्वालिफाई कर जाएगी, मतलब जो डोनेशन है ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है। 100% ऑफ डोनेशन अमाउंट या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, दोनों में से जो लेस होगा वो हम करेंगे। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है, जिसमें आप ग्रोस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन 80G को छोड़ के लेस करोगे एंड उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेस करोगे या कैजुअल इनकम को लेस करोगे। एंड स्टेप 2 क्या है, आपका 10% आप निकालोगे एडजस्टेड टोटल इनकम का। नेक्स्ट है डोनेशन क्वालिफाई फॉर 50% ऑफ डिडक्शन। 4 डिडक्शन इसमें आ जाती हैं, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर थ्रोट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है। बाकी जो बचेंगी वो आपकी फर्स्ट डोनेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। जो डिडक्शन है रेंट, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, रेंट पेड असेसी हो गया, उसके रिगार्डिंग ये पे किया जाता है। साथ ही साथ HRA रिसीव आपको हुआ है सैलरी या नॉन सैलरीड पर्सन से। इसमें जो कंडीशंस हैं, नॉन रेजिडेंट प्रॉपर्टी जो है, नोट एनी रेजिडेंट प्रॉपर्टी, उसके नाम पे कोई भी रेजिडेंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसके नाम पे, स्पाउस के नाम पे या चिल्ड्रन के नाम पे। और असेसमेंट जो है HRA रिसीव नहीं हुआ होना चाहिए। एंड जो अकोमोडेशन है वो ऑक्यूपाइड होने चाहिए एसएससी की अपने खुद के पर्पज़ के लिए। अमाउंट ऑफ रिडक्शन आपका आ जाएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल AGIT या फिर 20% ऑफ AGIT या फिर 5000 पर मंथ, दोनों में से जो लेस होगा वो आपका क्या आ जाएगा, इसमें डिडक्शन आपकी आ जाएगी 80GG के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGA। डोनेशन जो है वो साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए आ जाएगा। एसएससी की PGPB की इनकम आपको देखनी है, अगर एसएससी की PGPB की इनकम नहीं है तभी 80GGA में डिडक्शन मिलेगी। बिकॉज अगर एक पर्सन की PGPB इनकम होगी देन जो साइंटिफिक डोनेशन है वो डेबिट की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंडर सेक्शन 80GG में स्पेशल इसमें अदर पर्सन को एक्सेप्ट प्रोफेशनल पर्सन की आपको प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम अमाउंट है वो लिमिट ऑफ डिडक्शन या फिर अप टू डोनेशन आपको प्रोवाइड करनी है, जो 2000 से एक्सीड नहीं हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB। इसमें जो ये आपकी किस में आती है, ये किसी भी इंडियन कंपनी हो गई या किसी भी कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन प्रोवाइड की है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 80GGB में आपके कौन सी कंडीशन है, अगर आप डोनेशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी पॉलिटिकल या इलेक्ट्रोलर ट्रस्ट को प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर दूसरे केस में आपकी GGB में आ जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कंपनी को आप क्या कर रहे हो, डोनेशन प्रोवाइड कर रहे हो एंड डोनेशन अदर देन कैश होनी चाहिए 80GGA में। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन JJAA। इसमें जो डिडक्शन है वो आप एम्प्लॉयमेंट या न्यू एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने के लिए डोनेशन डिडक्शन आपको मिलेगी, जिसमें आप क्या कर रहे हो, डोनेशन प्रोवाइड कर रहे हो फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस डिडक्शन JJAA अलाउड तभी की जाएगी अगर एक पर्सन जो है वो आता है किस सेक्शन के अंदर, अंडर सेक्शन 44AB में। अगर कोई बिजनेस है उसकी जो टर्नओवर है 1 लाख से एक्सीड है, उस केस में उसे ऑडिट रिक्वायर होगा। अगर कोई भी प्रोफेशन है उनकी इनकम या ग्रोस जो रेवेन्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी उनको क्या करवाना होगा, ऑडिट करवाना होगा, ठीक है। डिडक्शन अमाउंट आपकी कितनी होगी, 30% आपकी जितने भी एम्प्लॉय पे आपने एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की है उसका 30% आपको डिडक्शन अमाउंट क्या होगी, प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन QQB। ये आपके लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। ये इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। एंड ये जो डिडक्शन है ये रॉयल्टी आपको प्रोवाइड करती है, रॉयल्टी इनकम जो है ऑथर्स की बुक्स के रिलेटेड, उसमें आपको डिडक्शन प्रोवाइड मिलती है। डिडक्शन अमाउंट आपकी कितनी होगी, 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम या फिर 3 लाख, दोनों में से जो कम होगा वो आपकी क्या होगी, इसमें डिडक्शन होगी अंडर सेक्शन QQB में। एंड इसमें टेक्स्ट बुक्स से अलावा जो बुक्स होती हैं वो आती हैं। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन RRB। ये आपकी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए डिडक्शन दी जाती है। ये इंडिविजुअल, रेजिडेंट, साथ ही साथ रॉयल्टी ऑन पेटेंट पे ये एप्लीकेबल की जाती है। डिडक्शन अमाउंट आपकी एक्चुअल अमाउंट रिसीव या 3 लाख में से जो कम होगी वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन
TTA एंड TTB। TTA में आपकी जो है एप्लीकेबल इंडिविजुअल एंड HUF के लिए होगी। स्टेटस रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, और जो इनकम है बाय द इंटरेस्ट होनी चाहिए। डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पे आपको कोई इनकम आ रही है, ठीक है, FD पे भी नहीं आनी चाहिए। और जो मैक्सिमम डिडक्शन है आपकी 10 लाख या 10,000 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB, ये अप्लाई होगी इंडिविजुअल। स्टेटस आपका रेजिडेंट होना चाहिए, और जिसमें कि ग्रोस टोटल इनकम में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट आ रहा है या सेविंग से आ रहा है, इसमें कैलकुलेट होगा। एंड मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 50,000 या एक्चुअल अमाउंट जितनी रिसीव हुई है दोनों में से जो लेस होगा वो आपकी डिडक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये थे आपकी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C एंड 80U। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड इसके नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।